बीते कुछ दिनों से यूपी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर अटकलें तेज थीं। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर लाल बिहारी यादव के नाम का जब से ऐलान किया गया था, तभी से ये कयास लगने लगे थे कि आम चुनाव में कारगर रहे समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले, यानी पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, इसे ही ख्याल में रखकर नेता प्रतिपक्ष का नाम तय किया जाएगा। लेकिन रविवार को समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। उसके बाद लिए गए अखिलेश यादव के फैसले ने सियासी विश्लेषकों को चौंका दिया है, उन्हें हैरान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश्वर। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति की और उससे जुड़े तमाम समीकरणों और आयामों की। दरअसल अब तक नेता प्रतिपक्ष रहे थे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। हाल में ही आम चुनाव जब संपन्न हुए, कन्नौज से वो सांसद बन गए। इसके बाद जो विधायी बाध्यता है उसके चलते विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष का पद भी रिक्त हो गया था। अब इस पर कौन तैनात होगा, कौन इसे संभालेगा, इसे लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और तमाम चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। यूं तो जो चर्चाएं हो रही थी उसके मुताबिक इंद्रजीत सरोज सबसे अव्वल पायदान पर थे, दलित बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा तूफानी सरोज, रामचल राजभर और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम भी इस रेस में शामिल माना जा रहा था। लेकिन रविवार को सपा विधायक दल की जब बैठक हुई, उसके बाद नाम सामने आया माता प्रसाद पांडे का, जो कि अब यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जा चुके हैं। जबकि अमरोहा से सपा के विधायक हैं महबूब अली, वो विधानसभा के अधिष्ठाता मंडल वो होंगे। मुरादाबाद की कांट सीट से विधायक हैं कमाल अख्तर, मुख्य सचेतक के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। और प्रतापगढ़ की रानीगंज सीट से सपा के विधायक हैं राकेश कुमार वर्मा, ये उप सचेतक का दायित्व संभालेंगे। अभी तक रायबरेली के ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज पांडे विधानसभा में सपा के पार्टी के मुख्य सचेतक हुआ करते थे। लेकिन कुछ महीनों पहले जब राज्यसभा चुनाव हुए तो बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन करते हुए इन्होंने मुख्य सचेतक के पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। इस बात को लेकर अखिलेश यादव, ये जो बगावत हुई थी, उससे खासे नाराज थे। खैर, आपको ये बताएं कि साल 1993 में अपने अस्तित्व में आने के बाद यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो पद है, ये समाजवादी पार्टी के पास ही ज्यादातर वक्त रहा। पार्टी की ओर से 6 बार ओबीसी और 1 बार मुस्लिम चेहरे को इस पद पर तैनाती दी गई। 2 बार तो खुद सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष बने रहे। एक बार धनीराम वर्मा, आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, राम गोविंद चौधरी, इन्होंने भी ये जिम्मा संभाला। और जब से योगी राज आया उसके बाद से इस पद को संभाला है, ये दायित्व देखा है अखिलेश यादव ने। लेकिन 3 दशकों के जो समाजवादी पार्टी का पूरा समय रहा है अस्तित्व में आने के बाद से, उसमें पहली बार किसी अगड़ी जात के नेता को सपा की ओर से प्रतिपक्ष के नेता की कमान सौंपी गई है। 31 दिसंबर 1942 को सिद्धार्थनगर में जन्मे माता प्रसाद पांडे छात्र जीवन से ही काफी सक्रिय हो चुके थे। छात्र राजनीति में भी दांव आजमाया था, उसके बाद मुख्यधारा की राजनीति में आ गए। साल 1980 में जनता पार्टी प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने पहला चुनाव भी जीता था। 1985 में लोकदल से विधायक चुने गए थे। 1989 में जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। साल 1991 में भी विधायक बने और तब मुलायम सिंह यादव की सरकार में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा संभाला था। साल 1996 में इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन साल 2002 में फिर से विधायक बने और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री का जिम्मा इन्होंने संभाला। साल 2007 और 2012 में भी ये चुनाव जीते, विधायक बने और अखिलेश सरकार में विधानसभा अध्यक्ष का जिम्मा इन्होंने संभाला। सपा के जो हाई कमान है उसके ये बेहद नज़दीक रहे। लेकिन 2017 का विधानसभा चुनाव ये हार गए थे। हालांकि 2022 में सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से चुनाव जीतकर 7वीं बार विधायक बनने में कामयाब हुए थे और अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभाल चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है। आम चुनाव में उन्होंने सपा के यादव मुस्लिम, उस पर जो एक ठप्पा लगता था, उस छवि को
उन्होंने बदलने की भरपूर कोशिश की और काफी हद तक वो कामयाब रहे। उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सांसद जिता पाई। अब लेकिन इस फार्मूले को लागू करने के बाद उनके सामने तमाम दूसरी भी चुनौतियां हैं। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 2027 के यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो सपा सुप्रीमो अब चाहते हैं कि उनका वोट बेस और भी व्यापक हो, पीडीए से भी और भी ज्यादा विस्तृत हो। अब जरा समाजवादी पार्टी के इस फैसले को जातीय आंकड़ों और चुनावी समीकरण, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बहुत ही अहम होते हैं, इसीलिए इस आईने से भी समझने की कोशिश करते हैं, इस संदर्भ में देखते हैं। यूं तो कोई आधिकारिक जातीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन सियासी दलों द्वारा क्षेत्रवार जो आंकड़े तैयार किए गए हैं, तय किए गए हैं, उसके मुताबिक यूपी में ब्राह्मण वोटरों की तादाद 12 से 14% के करीब है। यूपी की 125 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां इस बिरादरी के वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव है। दर्जन भर जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण वोटरों की आबादी 15% से भी ज्यादा है। ये अगर जिलों की इन बात करें तो ये जिले हैं बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज। यहाँ पर इस बिरादरी का असर रहा है और चुनाव में वो असर दिखाई भी देता रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो 89% ब्राह्मण वोटरों ने बीजेपी का समर्थन किया था। ये सर्वे से साफ हुआ था। हालांकि अभी जब हालिया संपन्न जो आम चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जो 80 संसदीय सीटें हैं उनमें बीजेपी को काफ़ी नुकसान तो हुआ, लेकिन जो 23 सांसद उत्तर प्रदेश से अगड़ी जाति के चुने गए थे, उनमें से सर्वाधिक 11 सांसद ब्राह्मण बिरादरी के हैं। उनमें से भी 8 ये बीजेपी के साथ हैं। एक सांसद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जीता और सनातन पांडे बलिया से सांसद हैं। रायबरेली से कांग्रेस के राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा ये भी ब्राह्मण बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले सांसद माने जाते हैं। जाहिर है कि यूपी के पश्चिमी हिस्से से लेकर मध्य, पूर्वांचल और बुंदेलखंड की दर्जनों सीटों पर ब्राह्मण वोटर जीत हार के समीकरण को तय भले ना कर रहे हों, लेकिन प्रभावित जरूर करते हैं। लंबे वक्त तक ब्राह्मण वोटर कांग्रेस से ही जुड़े रहे थे। उनकी आस्था कांग्रेस के प्रति रही थी। यूपी के 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 ब्राह्मण रहे। 3 बार तो नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। 90 के दशक के शुरुआत से जब मंडल और मंदिर ये दौर शुरू हुआ, तब ब्राह्मण बिरादरी का झुकाव बीजेपी की ओर होता चला गया। लेकिन दूसरे दलों के वोटर भी इस वोट बैंक को रिझाने के लिए, अपने हक में करने के लिए कई उपाय करते नजर आए और इसका असर भी दिखाई दिया। साल 2007 में बीएसपी को मिले बहुमत के पीछे मायावती के दलित और ब्राह्मण, ये फार्मूला जो उन्होंने अपनाया था, उसे ही अहम वजह माना जाता है। मुस्लिम और दलित वोटरों की तुलना में संख्या के लिहाज से ब्राह्मण जो वोटर बैंक है, वोटर हैं, वो कम भले ही हों, लेकिन वो प्रभावशाली वोट बैंक की तरह आके जाते हैं। चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और सपा, बीएसपी, उनमें इस वोट बेस को अपने हक में करने को लेकर भरपूर कोशिशें होती दिखाई देती रही हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो ब्राह्मण जो नेता हैं हर दल के, उन्हें आगे किया जाता है और तमाम कवायदें की जाती हैं इन्हें अपने पाले में करने के लिए। यूपी में ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये 2 बिरादरियां मजबूत सियासी पकड़ रखती हैं, असर रहता है इनका। सत्ता पर वर्चस्व रखने को लेकर भी दोनों में होड़ होती रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि वो संत हैं, जाति के पैमाने से उन्हें आंका नहीं जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया था तो माना जाता था कि उन्होंने ब्राह्मण समीकरण को ही साधने के लिए ये कदम उठाया है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही ब्रजेश पाठक के भी सीएम योगी से रिश्ते सहज नहीं माने जाते हैं। इसको लेकर तमाम नैरेटिव रहते हैं, तमाम इसमें बातें कही जाती हैं और चूंकि सियासत में नैरेटिव अहम किरदार निभाते हैं, कई घटनाओं के चलते प्रचारित किया जाता रहा विपक्ष की तौर से, तो खास तौर से कि ब्राह्मणों के भीतर असंतोष है। ऐसी हालात में, ऐसी परिस्थितियों में इन्हें ही भाप करके अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगाया है, ऐसा सियासी विश्लेषक मानते हैं। एक बड़ा दांव चला है। इस कदम से निकले संदेश और संकेत कितने कारगर होंगे, सपा को कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, इसकी तस्वीर आने वाले दिनों की सियासत के लिहाज से ही साफ हो सकेगी। यह भी तय हो सकेगा कि ये दांव कितना कारगर रहा है जब 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आएंगे और उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव होगा।
उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।